में सुबह सूरज निकलने से पहले ही हो जाया करती थी। पीछे की से गायों के रंभाने की आवाज आती और लगता जैसे गांव की नींद को कोई धीरे धीरे पुकार कर जगा रहा हो। थोड़ी देर में राउत दूध दूह कर ले आते। ताजे दूध की वो महक आज भी मेरी स्मृतियों में बसी हुई है। रोताई तो सुबह से ही अपने कामों में लग जाती थी। घर घर की दिनचर्या उनके हाथों से ही जैसे आकार लेती थी। किसी के आंगन में झाड़ू लग रही है, कहीं चूल्हा जल रहा है, कहीं पानी भरने की आहट है और कहीं बर्तनों की खनक। मुझे रसौटीन याद है और पैसरहीन भी याद है। वे केवल काम करने वाली स्त्रियां नहीं थीं, वे उस समय के गांव के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा थीं। उनके आने जाने से ही तो घर की पूरी सुबह होती थी। रसोई से उठता धुआं, चूल्हे पर चढ़ी हांडी, ताजे दूध की खुशबू, आंगन में बुहारी की सरसराहट और दूर से आती गायों की रंभाहट, इन सब को मिलाकर मेऊ की सुबह बनती थी। आज शहरों में सुबह अलार्म की आवाज से होती है, लेकिन मेऊ में सुबह जीवन की आवाजों से होती थी। गायों की रंभाहट, बर्तनों की खनक, चूल्हे की चटचट, लोगों की पुकार और मंदिर की घंटी सब मिलकर जैसे कहते थे, उठो, एक और दिन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हम अमलाई में रहते थे और वहीं मेरे पापा काम करते थे। हमारी पढ़ाई लिखाई वहीं होती थी, लेकिन हमारे लिए छुट्टियों का असली मतलब था मामा का गांव, हमारा मेऊ। छुट्टी शुरू होने में अभी समय होता, लेकिन हमारी तैयारियां पहले से ही शुरू हो जाती। छुट्टी के दूसरे दिन से ही हम सोचने लगते, ये कपड़े पहनकर जाएंगे, ये पहनेंगे, ये किताब साथ ले जाएंगे, वहां जाकर ये पढ़ेंगे, ये खेलेंगे और न जाने क्या क्या करेंगे। हमारी योजनाओं का कोई अंत नहीं था। हमारा उत्साह देखते ही बनता था। ऐसा लगता था जैसे छुट्टी मनाने नहीं, किसी बहुत बड़े उत्सव में शामिल होने जा रहे हैं। और फिर वो दिन आता जब हम बस से बिलासपुर से मेऊ गांव के बाहरी हिस्से पर पहुंचते। उस समय गांव तक पहुंचने के लिए आज के जैसे साधन कहाँ थे। वहां से आगे की यात्रा हम बैलगाड़ी में पूरा करते थे। दोनों बाबा हम लोगों के लिए बैलगाड़ी भेज दिया करते थे। जैसे ही बस से उतरकर हम रास्ते पर आते जहां से गांव की पगडंडी शुरू होती, हमारे चेहरे अपने आप खिल उठते। गांव अभी दूर होता, लेकिन मेऊ की मिट्टी जैसे हमें पहचान कर अपनी ओर बुलाने लगती। बैलगाड़ी चलती रहती और हम बच्चे उसमें बैठे बैठे हंसते रहते। हमारी हंसी रुकने का नाम ही नहीं लेती थी। भीतर इतनी खुशी भरी होती कि लगता था हम हंस नहीं रहे, खुशी हमारे अंदर से छलक छलक कर बाहर आ रही है। और हमारी बैलगाड़ी की आवाज जैसे ही गांव के बच्चों के कानों तक पहुंचती, वे दौड़ते हुए आ जाते, हमारे संगी साथी। कोई बैलगाड़ी के पीछे दौड़ रहा है, कोई आगे से हाथ हिला रहा है, कोई दूर से ही जोर जोर से आवाज लगाता, संगू बेबी मनागे, संगू बेबी मनागे। और फिर वही आवाज पूरे गांव में फैल जाती। सभी लोग दौड़ते दौड़ते अपने घरों से भागकर बाहर आते। उस समय न मोबाइल था, न फोन, न किसी को संदेश भेजने की जरूरत। गांव में खबर पहुंचाने के लिए बस बच्चों की आवाज काफी थी। और सच कहूं तो उस खुशी का कोई मुकाबला नहीं था। आज कितने ही साधन हैं, कितनी सुविधाएं हैं, कितनी तेजी से हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, लेकिन वो खुशी हम कहां हासिल कर पाते हैं। तब गांव तक पहुंचने में समय लगता था, इसलिए शायद मिलने की खुशी भी उतनी ही गहरी होती थी। मेऊ की वो पगडंडी, बैलों की चरमराहट, बैलों की घंटियों की टुनटुनाहट, दोस्तों की दौड़ती हुई परछाइयां और दूर तक गूंजती बच्चों की आवाजें। आज भी जब आंख बंद करती हूँ तो लगता है मैं उसी बैलगाड़ी में बैठी हूँ। मेरे आसपास मेरे भाई बहन हैं, सामने मेऊ की पगडंडी है और हम सब हंसते हंसते गांव की ओर बढ़ रहे हैं। सचमुच
कितना भोला था वो बचपन। न कोई चिंता, न कोई जल्दी, न कोई बनावट, बस छुट्टी का इंतजार, मेऊ पहुंचने की खुशी और अपने लोगों के बीच पहुंच जाने का वो अद्भुत सुख। मेऊ की मेरी स्मृतियों में एक बात और बहुत रोचक है। मेरी बड़ी नानी का उन्हें उड़िया पढ़ना आता था। वे उड़िया में लिखी किताबें पढ़ा करती थी। बचपन में ये बात मेरे लिए किसी रहस्य से कम नहीं थी। मैं उन्हें किताब हाथ में लिए देखती और मन ही मन सोचती, इनको उड़िया पढ़ना कैसे आता है। उस समय के परिवेश को याद करती हूँ तो ये बात और भी आश्चर्य में डाल देती है। वो समय ऐसा था जब औरतों के लिए घर से बाहर निकलना सहज नहीं माना जाता था। उनके जीवन के चारों ओर जैसे अदृश्य मर्यादाओं की एक सीमा खींची हुई थी। पति के सामने भी सहज होकर बात करना उस समय की स्त्रियों के लिए सामान्य बात नहीं थी। मुझे तो याद ही नहीं कि मैंने कभी अपने नाना को नानी के साथ खुले आंगन में सहज होकर बातचीत करते देखा हो। नानी अगर नाना से बात करती भी तो दरवाजे की ओट से, पूरे लिहाज और संकोच के साथ। बचपन की आंखों से मैं इन बातों को बस देखती थी, समझती नहीं थी। तब मुझे केवल इतना दिखाई देता था कि मेरी नानियां बहुत शांत हैं, घर गृहस्थी में लगी रहती हैं और अपनी मर्यादा में रहती हैं। लेकिन उसी घर की इन स्त्रियों के हाथ में जब उड़िया की किताब देखती तो मेरे भीतर एक अलग ही कौतूहल जागता। घर की चौखट के भीतर रहने वाली ये स्त्रियां आखिर उस किताब की दुनिया तक कैसे पहुंची? किसने उन्हें उड़िया सिखाई होगी? किसने किताब दी होगी? कब उन्होंने अक्षरों को पहचानना होगा? और उस समय जब लड़कियों की पढ़ाई भी सहज नहीं थी, उन्होंने पढ़ना सीखा कैसे? इन सवालों के जवाब मुझे तब मालूम नहीं थे, लेकिन बहुत बाद में मम्मी ने मुझे बताया कि शादी से पहले जब उनका विवाह नहीं हुआ था, तब उड़ीसा से पंडित लोग उनके घर आया करते थे, उन्हें पढ़ाते थे, संस्कृत के सूत्र, श्लोक और धार्मिक सांस्कृतिक बातें याद करवाते थे। वे केवल सुनती ही नहीं थी, उसे कंठस्थ भी करती थी। यानी जिन नानियों को मैंने बाद में घर की चौखट के भीतर घूंघट और लिहाज की मर्यादाओं में देखा, उनके भीतर विवाह के पहले ही ज्ञान की एक अलग दुनिया आकार ले चुकी थी। वे अपने साथ केवल कपड़े और गृहस्थी की जिम्मेदारियां लेकर ससुराल नहीं आई थीं। वे अपने साथ आई थी शब्दों की स्मृति, श्लोकों का ज्ञान, सूत्रों की समझ और किताबों से बना एक अपना संसार। शायद यही वजह थी कि बाद में वे उड़िया की किताबें पढ़ पाती थीं और बातें कभी उनके लिए पाठ थी, वे धीरे धीरे उनके जीवन का हिस्सा बन गई। आज जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो उस समय की एक विचित्र तस्वीर सामने आती है। एक और समाज की मर्यादा जिसमें स्त्री अपने पति से भी सहज होकर बात नहीं कर पाती थी, दरवाजे की ओट से बात करना ही शिष्टाचार माना जाता था। वहीं दूसरी ओर स्त्री शास्त्र पढ़ रही थी, श्लोक कंठस्थ कर रही थी, सूत्र याद कर रही थी और किताबों के पन्ने पलट रही थी। तब समझ में आता है कि स्त्रियों की दुनिया केवल उतनी नहीं होती जितनी बाहर से दिखाई देती है। मेरी नानी की दुनिया दो हिस्सों में बटी थी। एक दुनिया जिसे समाज देखता था और एक दूसरी दुनिया जिसे वे किताबों के पन्ने में अपने भीतर संजोई हुए थी। बचपन में मुझे उनकी किताबें देखकर जो आश्चर्य होता था, उसका उत्तर मुझे वर्षों बाद मिला और तब लगा मेऊ की मेरी नानियां केवल उस समय की गृहस्थ स्त्रियां नहीं थीं, वे अपने समय से कहीं आगे ज्ञान की उस परंपरा की वाहक थीं जिसे उन्होंने विवाह से पहले सीखा और जीवन भर अपने भीतर बचाए रखा। मर्यादा और संस्कार की बात हो तो मुझे लगता है मेऊ का नाम बड़े आदर से लिया जाना चाहिए। हमारे लिए मर्यादा कोई बोझ नहीं थी, वो जीवन जीने का एक सहज तरीका था। घर के बड़े बुजुर्गों के प्रति सम्मान, उनकी सेवा और उनके सुख में अपना सुख ढूंढना जैसे घर की हवा में ही घुला हुआ था। मेरे नाना जी लोग जब घर से बाहर लौटते तो घर के भीतर प्रवेश करने से पहले ही एक छोटी सी व्यवस्था उनका इंतजार करती थी। दरवाजे से थोड़ा अंदर गली की ओर एक बाल्टी में पानी और मग रखा रहता। वे वहीं अपने पैर धोते और फिर अंदर आते। अंदर गमछा रखा रहता जिससे वे पैर पोंछ लेते और जैसे ही उनके आने की आहट होती, नानी तुरंत हम बच्चों से कहती, पीढ़ा पानी लगाओ, तुम्हारे नाना जी लोग आ गए हैं। हम सब जैसे अपनी अपनी जिम्मेदारी समझकर जुट जाते।
पीढ़ा लगाया जाता, साथ में 2 तांबे और कांसे के लोटे में पानी रखा जाता। नाना जी आकर सीधे भोजन करने की जगह पर बैठ जाते, फिर भोजन की तैयारी शुरू होती। नानी हमें थालियां देती, हम उनके सामने थाली रखते। नानी एक एक व्यंजन बड़े प्रेम से परोसती। शायद उस समय ये सब बहुत सामान्य बात थी, लेकिन आज सोचती हूँ तो लगता है वो केवल भोजन परोसना नहीं था, वो प्रेम परोसना था, सम्मान परोसना था और अपने घर के बड़े के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना था। नाना जी भी भोजन को ऐसे ग्रहण करते जैसे वो केवल खाना नहीं, प्रसाद हो, और नानी उनके चेहरे को देखती रहती। अगर नाना जी किसी व्यंजन की तारीफ कर दे या किसी चीज को दोबारा मांग ले तो नानी के चेहरे पर जो मुस्कान आती थी वो आज भी मेरे आंखों में बसी हुई है। उनके लिए इससे बड़ा पुरस्कार शायद कुछ नहीं था। जिस व्यंजन को उन्होंने इतने मन से बनाया, अगर घर के किसी बड़े ने उसे पसंद कर लिया और कहा कि थोड़ा और देना, तो नानी के चेहरे पर खुशी खिल उठती, जैसे उन्हें संसार का सबसे बड़ा सुख मिल गया हो। आज जब उस दृश्य को याद करती हूँ तो मन भर आता है। कितना सरल था वो जीवन, न कोई दिखावा, न औपचारिकता, न प्रेम जताने के लिए बड़े बड़े शब्द। बस एक पीढ़ा, 2 कांसे के लोटे, सामने रखी थाली और उसमें परोसा भोजन, और उस भोजन के हर कौर में घुला हुआ था सम्मान, अपनापन और प्रेम। आज समझ में आता है कि उस समय घर केवल ईंट और मिट्टी से नहीं बनते थे, घर रिश्तों की मर्यादा से बनते थे और भोजन प्रेम की भाषा हुआ करता था। मेऊ का वो जीवन कितना अच्छा था, और शायद इसलिए जब भी मैं उस समय को याद करती हूँ तो लगता है काश समय की वो बैलगाड़ी थोड़ी देर और चलती रहती, काश वो बचपन कहीं किसी मोड़ पर ठहर जाता, हम फिर से उसी पीढ़े के पास बैठकर नाना जी को खाना खाते और नानी को भोजन परोसते हुए देख पाते।